प्यारे बच्चों, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश लिटरेचर प्रोज इंटरमीडिएट। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारे यहाँ क्लासें नहीं लग पा रही हैं। आज मैं गर्ल विद ए बास्केट के बारे में बात करूँगा। गर्ल विद ए बास्केट देखें, गर्ल विद ए बास्केट क्या है? यानी टोकरी को लिए हुए एक लड़की। इसका मतलब ये है, इसके राइटर कौन है? अब राइटर में आप जानेंगे विलियम सी डगलस। अब विलियम सी डगलस थे कौन? इसका मतलब तो विलियम सी डगलस वाज ए जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के एक न्यायाधीश थे, जज थे। ही केम टू इंडिया 1950। वह भारत में 1950 में भारत घूमने आए थे। समझ में आया? Yes, sir. और ही वांटेड टू सी द इंडियन पीपल्स। वह भारतीय लोगों को देखना चाहते थे और उन भारतीय लोगों की भावनाओं को जानना चाहते थे। ही मेड ए जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। उन्होंने दिल्ली से रानीखेत तक यात्रा की और ये यात्रा दो भागों में की। वो क्या थी? जैसे ही मेड ए जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एंड देन बाई ए कार बरेली टू रानीखेत। रानीखेत ए हिल स्टेशन ऑफ ब्रिटिश ऑन हिमालय। रानीखेत हिमालय पर की जो पर्वत है, उस पर पहाड़ी क्षेत्र पर एक अंग्रेजी सरकार के समय की एक छोटी सी स्टेशन है। उसके बारे में बताया। इन द वे ही सा मैनी इंडियन पीपल। उन्होंने बहुत से लोगों को भारत में देखा था यात्रा के दौरान। व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली, जब वो बरेली से दिल्ली को यात्रा कर रहे थे, वहाँ ये पैसेंजर ट्रेन, एक कैसी ट्रेन थी? लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। द ट्रेन इज स्टॉपेड बाई एवरी हाल्ट स्टेशन। प्रत्येक छोटे छोटे स्टेशनों पर वो रुकती थी। एंड ही गॉट डाउन एंड वांट टू स्पीक समवन। और वह जैसे उतरता था अपने रेलवे डिब्बे से और उस स्टेशन पर वह लोगों से बात करना चाहता था, तो नियर अबाउट 3 or 4 पीपल सीक ही या सर्च ही, देन ही फाउंड ए पीपल हु स्पोक इंग्लिश। लगभग वो 2-3-4 लोगों से बात करता था, तब देखता था, तब पता चलता था कि वो अंग्रेजी में बातें कर सकते थे। आफ्टर दैट ही स्पीक अबाउट द इंडियन अफेयर्स। इंडियन के मामले के बारे में। ऑफ दैट टाइम, उस समय में धंधे क्या थे, उस समय के क्या समाचार थे, उसके बारे में बातें करता था। देखिए बेटो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में, ये बार बार कहता हूँ कि हमारा देश भारतीय है, हम भारतीय हैं। भारत एक गांव का देश है और अंग्रेजी हमारे लिए एक विदेशी भाषा है। और विदेशी भाषा के कारण हमारा जो परिवेश है वो देहाती है, तो हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जानकर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन सब पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमें हिंदी बोलना पड़ता है। क्योंकि बिकॉज आवर सोसाइटी हैव नॉट बीकेम सिविलाइज्ड। हमारा समाज अभी सब नहीं हुआ है। सो इंग्लिश इज द फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस। अंग्रेजी हमारे लिए इस समय कैसी भाषा है? विदेशी भाषा है। इसलिए हमें अंग्रेजी को किसी भी पाठ को जो सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ रहे हैं, उसको हिंदी में वर्णन करके बताना पड़ता है, समझाने के लिए। ये कारण है ना। तो क्या होगा, उस समय में 2-3-4 लोगों से वो बातें करता था, तब कहीं एक व्यक्ति ऐसा मिल पाता था जो
उससे अंग्रेजी में बात कर सके। ये रूटीन उसका प्रत्येक स्टेशन पर था। बीच में कहीं पर स्टेशन पर रुकते थे। देखिए भारतीय क्या हर जगह की बात है जहाँ स्टेशन होती है बंदर, तो बंदर बंदरियाँ पेड़ों में झूलते होते थे, अपना भोजन तलाश कर रहे होते थे। कोई यात्री अपना खाना निकाल कर बैठा, उसका झपट्टा मारा, भाग गए, ऐसा उनका काम था। लेकिन एट वन स्टेशन हिज रूटीन टू टॉकिंग विद समवन पीपल, उसका ये डिस्टर्ब टूट गया, डिस्टर्ब हो गया। हुआ क्या, जैसे जैसे वह स्टेशन से उतरा और वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़, जो हैंड वोवन हाथ से बुने हुए छोटे छोटे पंखे, टोकरियाँ जो बेचने वाले थे, उनसे बहुत बड़ी भीड़ लग गई। वो सब शरणार्थी थे, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो डिवाइडेशन हुआ था, तो 9 मिलियन पीपल केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। 90 लाख लोग भारत से पाकिस्तान में आए। व्हेन ही केम टू इंडिया फ्रॉम देयर होम्स, जब वो आए थे तो देयर वाज नो लॉन्ग मनी, a lot of money, or neither they have some deals, खाने पीने की वस्तुएं, कुछ चीज़ें उनके पास अधिक नहीं थी। जैसे वो चलते जा रहे थे, भूखमरी से कुछ लोग परेशान होकर के गिरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। लेकिन वो लोग जो थे, जो बचे हुए, वो स्टेशन के पड़ोस में जाकर के एक लंबी घास फूस की लाइनियों से लगे हुए उनके डेरा तंबू थे, उनमें रहते थे। वो उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, वो सब रहते थे और वो अपनी जीविका कमा रहे थे। अपनी जीवन पालन के लिए, जीवन यापन के लिए वो हाथ से बने हुए छोटे छोटे डिजाइनदार टोकरियाँ या जो छोटे छोटे बैठने की जो कुर्सी मूड़ा होते हैं, उन्हें या पंखे बना करके अपना बेच करके गुजारा कर रहे थे। वह क्या, जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वो भारत का एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है, मतलब बहुत बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर था। दक्षिण साइड में तमाम कम से कम धान की खेती थी। महीना सितंबर का था, अगस्त का, और गंगा ओवरफ्लो हो रही थी। मतलब पानी की बरसात के कारण भरी हुई गंगा बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा था समुद्र बह रहा है, ऐसे मालूम पड़ रहा था। और उत्तर साइड में ऊंचाई पर हिमालय था। हिमालय पर वहाँ जो इन दिनों में जो इतनी इतनी बड़ी घास थी, काफ़ी बड़ी, उन घास में जो कोबराज, अजगर, ये जो थे अपना पेड़ पर लपेटा लगाए और ऐसे करे खड़े थे। शेर, चीता, हाथी, अन्य चीजें। हुआ क्या, उसने अपने इस्तेमाल के लिए अपनी जो जितना उसका खर्चा था उस कारण उसने टोकरियाँ खरीद ली, कुछ फ्रेम्स खरीद लिए, कुछ पान रखने के लिए, कुछ कूड़ा रखने के लिए, कुछ सिलाई के कपड़े रखने के लिए, कुछ पंखे खरीद लिए। लास्ट में क्या हुआ था कि एक लड़की, वो केवल 9 वर्ष की थी, और वो आई और अपनी ठुड्डी ऊंची उठाई किए हुए अपने वो वस्तु को, पंखों को, अथवा जो उसके पास में टोकरियाँ थी, उनको बेचना चाह रही थी। उनको बेचना चाह रही थी, लेकिन ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका का एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, वेल क्वालिफाइड था, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ था। अंग्रेजी भाषा उसके लिए मातृभाषा थी। हमारे यहाँ के लिए वो मातृभाषा ना होकर के विदेशी भाषा है। तो वो लड़की अपनी भाषा में, हमारी देहाती भाषा में अपने विचारों को विमर्श कर रही थी, कहने का प्रयास कर रही थी, समझाने का प्रयास कर रही थी कि मुझे भी
टोकरी बेचनी है, मेरी टोकरी ले लो। लेकिन हुआ क्या, वो बेचारा पूरा भरा हुआ था, उसमें कोई रेलगाड़ी तो थी नहीं, रेलगाड़ी तो थी पर उसके साथ में इतना अलग से प्राइवेट वाहन नहीं था जो उन सबको ले जा करके अपने घर ले जाए, लेकिन उसने अपने यूज के लिए सब कुछ ले लिया था। तभी बड़े परेशान होकर के उसने देखा, वो एक चैरिटी के रूप में, एक उदारता के रूप में उसने अपनी कोट की जेब में सीधा हाथ डाला और निकाल करके उसने 30 सेंट्स उस लड़की को दे दिए। लेकिन उस लड़की ने जैसे ही उस लड़की की टोकरी में वो पैसे डाले और लड़की बहुत परेशान हो गई। लड़की बहुत परेशान हो गई, वो ऐसे मालूम पड़ रही थी जैसे ये इसने जो फ्री में दिया है ये दान मेरे लिए बहुत बेकार है, और वो रोने के कगार पर आ गई। लेकिन उस समय उस विलियम सी डगलस के लिए और कोई उपाय नहीं था, मात्र एक ही उपाय था, वो था कि उसने उसकी टोकरी खरीद ली। 30 सेंट्स में उसने उसकी टोकरी खरीद ली। देखिए डॉलर और सेंट्स का, डॉलर हमारे यहाँ रुपया है, वहाँ डॉलर होता है। उन बेचारे गरीब किसानों का, मजदूरों का एक सप्ताह में मात्र 1 या 2 डॉलर कमाना था। अब उसमें उन्हें कभी एक प्याज की गट्ठी, रोटी या बकरी का कभी दूध अर्थात चटनी से, कोई दूध नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई तेल नहीं, जैसे तैसे अपना बेचारे गुजारा कर रहे थे। उसी समय में उस लड़की ने एक भारत की झलक दिखा दी, भारत की शान, भारत की गौरवता को प्रदान कर दिया। उसने जैसे ही उसकी टोकरी ले ली, 30 सेंट्स लेकर के अपने उन झोपड़ियों की ओर जहाँ उसके माता पिता, रिश्तेदार सब पंक्ति बना करके डेरा तंबू में रह रहे थे, वहाँ वो भागती हुई चली गई। तब उसके मन में जो विचार आया था, तो वो कहता है कि ये लड़की है, इस लड़की ने मेरे लिए भारत की एक शान दिखा दी, भारत की एक गौरवता दिखा दी, और भारत की स्वतंत्रता के बारे में उसने बता दिया। कैसे, देखिए, द पीपल आई सा, वो कहने लगा, द पीपल आई सा इन इंडिया, मैंने भारत के लोगों को देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप। मैंने भारत के लोगों को देखा जो अपने ऑफिस में, बड़े बड़े कार्यालयों में अधिकारी जो काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि छोटे वर्ग के लोग मजदूरी कर रहे हैं खेतों में, उन सबको देखा। उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना थी, नागरिकता को लिए हुए थे, उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट था, आत्मसम्मान था ना। इस तरह से उन्होंने बताया, दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर भी स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। हाँ? फिर क्या कहा, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये छोटी सी लड़की, बाजबॉर्न, क्या ये छोटी सी लड़की कैसे जन्म हुआ था, बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी। ये छोटी सी लड़की बहुत गरीबी में, बहुत गंदगी में, बहुत निर्धनता में जन्मी हुई थी, और अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। शी वाज अनएजुकेटेड बोथ ग्रामर एंड क्या चीज, मैनर्स। वह दोनों चीजों से अनभिज्ञ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके अंदर ना कोई व्याकरण की भाषा थी, ना उसके अंदर कोई किसी तरह से ढंग तौर तरीके थे। केवल 9 वर्ष की लड़की थी, और उस 9 वर्ष की लड़की ने क्या कर दिया, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सॉल ऑफ इंडिया। उस लड़की ने मेरे लिए भारत की शान, भारत की सम्मान, भारत की स्वतंत्रता की एक झलक दिखा दी। फिर वो कहते हैं कि मैंने
ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई थी। बिकॉज, क्योंकि दिस इज द रीजन, यही कारण है। सो आई हैव फॉल इन इंडिया, फॉल इन लव विद इंडिया, मैं भारत के लोगों से, इंडियन पीपल से प्रेम करने लगा, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता की भावना भरी हुई है। देखिए, आपके इस इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा में जो आता है, जो 16 नंबर की प्रोज आती है। अब 16 नंबर में 8 नंबर का तो मात्र आपके लिए एक्सप्लेनेशन करने को आता है। उसमें दिया होता है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब देखें, एक्चुअली होता क्या है कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश समझाऊँ और समझाना भी इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए, लेकिन हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल से हैं हम सब, हमारा जो परिवेश है वो देहाती से है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा हिंदी से ज़्यादा समझाना पड़ेगा। फिर क्या है, देखिए, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है और 4 नंबर का एक शॉर्ट आंसर आएगा, और 4 नंबर की उसमें वोकैबुलरी का मतलब होता है कोई मीनिंग होगी, उसके आगे उसकी मीनिंग सही होना होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आता है। अब सपोज कीजिए कि आज हम प्रोज में पहला जो चैप्टर है, ए गर्ल विद ए बास्केट, और इसमें भी अगर हमें एक्सप्लेनेशन करना है, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये चैप्टर हमने देखा, किसी भी चैप्टर से यहाँ से आ गया, मान लीजिए कि द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, इसे लगा लो, ये इंपॉर्टेंट पैरा है। क्या होता है जब हम इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन करना है। अब एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों को हिंदी बना करके उसकी अंग्रेजी बना दो। अब जैसे रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब प्रसंग होता है। यहाँ पर कोई विशेष घबराने की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर केवल 6-7 पार्ट हैं, शायद इस वर्ष में 1-2 पार्ट कम जाएगा, 30% घट रहा है। तो आपको जैसे गर्ल विद ए बास्केट है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ऐसा करना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट और रिटन बाय विलियम सी डगलस। लिख के दिखाऊं, देखो जिस तरह से, जैसे रेफरेंस कर दिया हमने, जैसे दीज लाइन्स, यहाँ आर टेकन भी कर सकते हैं, हैव बीन टेकन भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दी लाइन्स हैव बीन टेकन, हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, have been taken from the lesson a girl with a basket। इस तरह से आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, a girl with a basket, a girl with a बास्केट। अच्छा, तो सही है, बास्केट, और रिटन बाई WC डगलस, WC विलियम सी डगलस। इस तरह से हमें ये करना होता है, इसको ऐसे कर लो विलियम सी डगलस को। ये हमारी क्या हो गया, रेफरेंस। किसी भी पार्ट का हमें एक्सप्लेनेशन शुरू करना है तो रेफरेंस इसी तरह से होगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। सपोज दैट इसका अब हमें करना है इसका एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है
कि इसमें ये पूछ रहे हैं इसमें कहाँ के बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये हमको पता है कि ये एक अमेरिकन थे, विलियम सी डगलस थे इनका नाम, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे। वे भारत में आए, वो भारत की भावना को जानना चाहते थे। ये हमने हिंदी मालूम है ना, अब सीधा क्या हियर, यहाँ पर लिख देंगे हियर द राइटर टेल्स अस, यहाँ पर हो जाएगा टेल्स अस अबाउट हिज जर्नी, अबाउट हिज जर्नी। यहाँ पर लेखक हमें अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है। और कुछ लिखना है थोड़ा, ही केम टू इंडिया, ही केम टू इंडिया क्या हो इन 1950 है, he traveled from Delhi to बरेली बाई ट्रेन। आ रहा है नहीं बाई ट्रेन, ठीक, इतना बहुत है, सीधा सीधा पॉजिटिव। एक्सप्लेनेशन में हम साधारण तरीके से बता सकते हैं, जो हमारे पास में टुकड़ा होता है उस टुकड़े का हमें अर्थ बताना होता है, उससे संबंधित पाठ से संबंधित बात बतानी होती है, और जो टुकड़ा आपके सामने ही है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक टुकड़ा है, कोई भी नीचे वाला मैंने बताया, आई सा द पीपल इन इंडिया दोज एज वेल एज दोज विलेजेज एंड हाई ऑफिसर्स हैव बोथ प्राइड एंड क्या लिए हुए थे, गौरवता को लिए हुए थे, और उनके अंदर इंडिपेंडेंस की भावना थी। इस तरह से अब यहाँ से हमने कोई एक्सप्लेनेशन शुरू किया। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करने में शुरुआत में सिर्फ ये करना होता है कि इन दीज लाइन्स, क्या करना है, इन दीज लाइन्स राइटर एक्सप्लेन्स, राइटर या ऑथर एक ही चीज होती है, अच्छा बेटा, राइटर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन्स, ठीक है, और अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, अब इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को इनको बना करके हमें एक्सप्लेनेशन करना हो जाता है। जैसे यही चीज लिखनी है आपको, कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर लिखे इन दी लाइन्स राइटर एक्सप्लेन्स अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। इन पंक्तियों में लेखक हमें भारत के लोगों के बारे में बताना चाहता है। अब क्या लिखना था, ही केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका, वह भारत से, अमेरिका से भारत आया, है ना। ही सा मैनी पीपल ऑफ इंडिया, उसने भारत के बहुत से लोगों को देखा। ही मेड ए जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू बरेली, इन द वे ही सा ए 9 years old girl, शी was very beautiful, still yet she was not educated, she was very poor, मतलब वह बहुत गरीब थी, वह बहुत निर्धन थी, या वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह बहुत सुंदर थी, जबकि 9 वर्ष की बच्ची थी, है ना। शी हैज ए डिग्निटी ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अंदर भी स्वतंत्रता की भावना भरी हुई थी, हैं। सो एक्चुअली ही सेज, क्या कहता है, दैट गर्ल वाज नॉट वेल एजुकेटेड, ना तो ज़्यादा अच्छी पढ़ी लिखी थी, हैं, बट स्टिल, या फिर भी, शी सॉ द प्राइड ऑफ इंडिया, भारत की गौरवता
भारत की महानता की झलक दिखा दी। सो आई फॉल इन लव विद इंडियन पीपुल, इसलिए मैं भारत के लोगों से प्रेम करने लगा। देखिए बेटा, एक चीज और समझ लो खूब अच्छी तरीके से। क्या कहते हैं कि यहाँ पर बिना विद्या के कुछ नहीं होता है, जान रहे हैं ना। कहते हैं प्रथमे न अर्जते विद्या, पहले तो विद्या प्राप्त नहीं की। द्वितीयम न अर्जते धनम, तृतीय उसने धन नहीं कमाया। और तृतीय प्रथमे न अर्जते विद्या, द्वितीयम न अर्जते धनम, और तृतीयम न अर्जते पुण्यम, और तीसरा उसने पुण्य नहीं कमाया। चतुर्थम क्या करस्यति, चौथा वो करेगा क्या। इसलिए इंसान को अपने जैसे वृत्त अत्यंत संरक्षित वित्त में आती आती चा अक्षीणो वित्त क्षीणो वृत्त अस्तु, अलग सतता स्वच्छता से क्या होता है, हमारी कुल की रक्षा होती है। धन तो आता चला जाता है, धनहीन व्यक्ति मरा नहीं होता, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति मरे के समान होता है। इसलिए हमें सही समय पे क्या करना है, आलस को त्याग करके उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो। बंद।